हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और हम जो है बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने काफ़ी सारे सिद्धांत कंप्लीट कर लिए हैं। अब तो हमारे लेफ़्ट जो है थोड़े से सिद्धांत बचे हैं। और आज जो है हम तरल एवं ठोस बुद्धि के सिद्धांत से शुरू करेंगे और कम से कम 2-3 सिद्धांत इस पूरी क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि मैं हर एक वीडियो के अंदर बताती हूँ, और बुद्धि वाले टॉपिक को तो मैंने पहले ही मेंशन किया था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लगभग सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के अंदर ये मेंशन होता है सिलेबस में। और इसके अंदर क्वेश्चन भी बनते हैं, बुद्धि के सिद्धांतों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज सबसे पहला जो सिद्धांत है तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। और इसके जो प्रवर्तक है वो रेमंड कैटल और जॉन हॉर्न है। यानी रेमंड कैटल और जॉन हॉर्न ने ये सिद्धांत दिया था, लेकिन कैटल का नाम जो है वो ज़्यादातर लिया जाता है कि कैटल का सिद्धांत है ये, लेकिन जॉन हॉर्न भी इनके साथ थे। इन्होंने बुद्धि के 2 प्रकार बताए, और वो कौन कौन से? तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तो तरल बुद्धि के लिए जो इन्होंने यूज़ किया था ये जी एफ शब्द यूज़ किया था, जनरल फ्लूइड, ठीक है। और ठोस बुद्धि के लिए जनरल क्रिस्टलाइज्ड यूज़ किया था इन्होंने शब्द, यानी जी सी और जी एफ जो इन्होंने शब्द है वो यूज़ किया था, जो यूज़ हुआ था तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि के लिए। तो तरल मतलब फ्लूइड और ठोस मतलब क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है। तो इसलिए जी सी और जी एफ भी बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जी सी और जी एफ बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो वो भी इसी का नाम है। तरल के लिए फ्लूइड यूज़ किया गया है और ठोस के लिए क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है। तो इनके जो सिद्धांत है इसके अंदर इन दोनों बुद्धियों का यूज़ किया गया है और ये बताया गया है कि ये दोनों बुद्धि किस तरीके की होती है। और ये कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर यानी मनुष्य के अंदर 2 तरह की बुद्धि होती है, एक तरल बुद्धि और एक ठोस बुद्धि, ठीक है। तो इन्होंने अंतर भी बताए हैं कि तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि में अंतर क्या होते हैं। तो तरल बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है, ठीक है। तरल बुद्धि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है वो जन्मजात होती है, जन्म से ही हमारे अंदर पहले से विद्यमान होती है। और जो ठोस बुद्धि होती है, जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है, वो अर्जित होती है, मतलब अपन वातावरण के अंदर आ जाने के बाद में अंतःक्रिया के माध्यम से जब बुद्धि को बढ़ाते हैं तो वो वाली जो बुद्धि होती है ना वो अर्जित होती है, वो ठोस होती है। तरल बुद्धि में तर्क, चिंतन, समस्या समाधान निकालने की योग्यता होती है, ठीक है। लेकिन ठोस बुद्धि कैसी होती है? प्रशिक्षण के द्वारा कौशलों को अर्जित करने वाली बुद्धि। अब आपने देखा होगा कि हम जब छोटे होते हैं उस टाइम हमारी बुद्धि जो है इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई होती, फिर भी हम छोटी मोटी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों के पीछे लॉजिक लगा लेते हैं, थोड़ा बहुत चिंतन भी कर लेते हैं। आप छोटे बच्चों को देखना वो ऐसा करते हैं, क्योंकि ये सारी योग्यताएं जो होती है ना, होती तो हमारे अंदर जन्मजात ही है, लेकिन विकसित कब होती है? जब हम परिपक्व हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम तर्क की, चिंतन की ये क्षमताएं किसी प्रशिक्षण के माध्यम से खुद में ला सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ये जन्मजात होती है हमारे अंदर, लेकिन अच्छे से विकसित कब होती है? जब हम परिपक्व हो जाते हैं। तो इसीलिए तर्क, चिंतन, समस्या समाधान इत्यादि की जो योग्यताएं होती है वो तरल बुद्धि में सम्मिलित की गई है, क्योंकि ये बुद्धि जन्मजात होती है। और ठोस बुद्धि में जब हम प्रशिक्षण के माध्यम से कोई कौशल अर्जित करते हैं, जैसे लिखने का हो गया या कोई साइकिल चलाना हो गया, इस तरीके के जो कौशल होते हैं वो ठोस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तरल बुद्धि जो होती है ये आयु के अनुसार चलती है, मतलब आयु के अनुसार चलती है। इसका मतलब है कि आयु के हिसाब से पहले ये बढ़ती है, फिर ये कम होती जाती है। जैसे जब बूढ़े हो जाते हैं तो तर्क करने की क्षमता कम हो जाती है, चिंतन करने की क्षमता कम हो जाती है, याद नहीं रहती चीज़ें, समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो तरल बुद्धि है ना वो टाइम के हिसाब से चलती है और ये
समय जैसे जैसे जाता है, उम्र बढ़ती है, उस हिसाब से ये कम होती जाती है। लेकिन जो ठोस बुद्धि होती है ये जन्म से मृत्यु तक स्थिर रहती है। आप अगर कार चलाना सीख लेते हैं तो आप जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक वो कौशल आपके साथ रहेगा, आप भूलेंगे नहीं उस चीज़ को। ठीक है। तो तरल बुद्धि में अगर उदाहरण देखें तो जैसे बूढ़ों का बात भूल जाना, यानी चिंतन या फिर स्मृति नहीं रहती उनकी इतनी, क्योंकि वो तरल बुद्धि की रिगार्डिंग आती है और जो समय के हिसाब से कम होती है। तो ये था तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत। इसको GC और GF भी कहा जाता है। GC जनरल क्रिस्टलाइज्ड और GF का मतलब है जनरल फ्लूइड, यानी फ्लूइड इंटेलिजेंस, और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। उसके बाद में त्रिस्तरीय सिद्धांत जो कि जॉन बी कैरोल ने दिया था, और इन्होंने क्या कहा था कि बुद्धि के 3 स्तर होते हैं। इन्होंने कहा कि बुद्धि जो होती है हमारी वो 3 स्तरों से मिलके बनती है, और वो स्तर कौन से होते हैं, उन स्तरों के अंदर इन्होंने विभिन्न कारक भी बताए, मतलब अकेले स्तर ही नहीं, स्तरों में विभिन्न विभिन्न कारक भी बताए इन्होंने। कारकों में कौन से थे, सामान्य कारक थे, विस्तृत कारक और संकीर्ण कारक थे। ठीक है। और ये जो स्तर थे ना, सॉरी मैंने कारक लगा दिए यहाँ पे, ये स्तर है 3, इन्होंने 3 स्तर बताए थे ना, और उसके अंदर विभिन्न कारक भी बताए थे। तो ये 3 स्तर जो थे वो कौन कौन से थे, सामान्य स्तर, विस्तृत स्तर और संकीर्ण स्तर। ठीक है। इनके अंदर आगे कारक कौन से शामिल किए उनका भी इन्होंने जिक्र किया है कि सामान्य स्तर जो होता है उसके अंदर क्या आता है, सामान्य बुद्धि आती है। क्या आती है, सामान्य बुद्धि। और जो विस्तृत स्तर होता है ना वो अपने आप में विस्तृत है, तो उसमें चीज़ें भी बहुत सारी है, कारक भी बहुत सारे हैं। कौन कौन से हैं, जैसे तरल बुद्धि हो गया, ठोस बुद्धि, सामान्य स्मृति व अधिगम, विस्तृत दृष्टि प्रत्यक्षण, विस्तृत श्रवण प्रत्यक्षण, विस्तृत पुनः प्राप्ति क्षमता, विस्तृत संज्ञानात्मक तीव्रता, प्रति संसाधन प्रतिक्रिया, समय निर्णय गति, ये सारी चीज़ें विस्तृत स्तर के अंदर आ जाती है। और जो संकीर्ण स्तर है उसके अंदर संज्ञानात्मक क्षमता के अध्ययन में व्यवहित संज्ञानात्मक, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक तथा प्रगति कार्य, मतलब संकीर्ण स्तर के अंदर आते हैं। जब हम हमारे संज्ञान का जब अध्ययन किया जाता है तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि हम किस तरीके का संज्ञान में व्यवहार कर रहे हैं, और हमारी जो ज्ञान लेने की प्रगति है वो कौन सी है, वो संकीर्ण स्तर में आती है। देखो ये संकीर्ण ही है कि सिर्फ ये देखा जाए कि हमने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और विस्तृत स्तर में सारी क्रियाएं आ जाती है जो हमारी करते हैं हम, चाहे बाहर या चाहे हमारे दिमाग के अंदर। और सामान्य स्तर में सामान्य बुद्धि आ जाती है। ये था जॉन बी कैरोल का त्रिस्तरीय सिद्धांत, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाली चीज़ें जो मैंने इसके अंदर शामिल की हैं, स्तर के आगे कारक भी मैंने बताए हैं, क्योंकि जो चीज़ें हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इनको रटें, ये एग्ज़ाम में आएंगे, नहीं, एग्ज़ाम में सिर्फ जो है इतना पूछा जा सकता है इस सिद्धांत से कि ये सिद्धांत किसने दिया। इसके अलावा इससे अगर उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे तो कितने स्तर दिए, 3, इससे ज़्यादा क्वेश्चन डीप नहीं पूछा जा सकता। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। और ये सिद्धांत ऐसा है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, फेमस सिद्धांत है, इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। और इसके प्रवर्तक जो है हार्वर्ड गार्डनर है, जिन्होंने 1983 के अंदर ये सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने 7 प्रकार बताए थे। जब इन्होंने 1983 में ये सिद्धांत दिया था तब इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी कि एक मनुष्य के अंदर 7 प्रकार की बुद्धि होती है। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1998 के अंदर संशोधन किया और एक प्रकार और जोड़ दिया, यानी 8वां प्रकार जोड़ दिया, वो था प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक है। उसके बाद 2000 में फिर से संशोधन किया और एक प्रकार और जोड़ दिया, वो था अस्तित्ववादी बुद्धि। तो इस तरीके से वर्तमान में इस सिद्धांत के अंदर 9 प्रकार हैं बुद्धि के। मतलब बुद्धि कितने प्रकार की होती है, 9 तरह की होती है। इन्होंने कहा कि बुद्धि एकाकी ना होकर, मतलब एक तरह की ना होकर बहुकारकीय होती है। मतलब बुद्धि में बहुत सारे कारक होते हैं। ये कहते हैं कि बुद्धि कोई एक कारक से नहीं बनती, बुद्धि में बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं बुद्धि के। और 9 प्रकार की बुद्धि बताई इन्होंने। और इन्होंने ये बात भी क्लियर की थी कि जब बुद्धि के बहुत सारे प्रकार होते हैं मनुष्य में, एक तरह के कारक से बुद्धि नहीं बनती। और किसी एक कारक में अगर मनुष्य में फॉल्ट आ जाता
जाता है तो उससे बाकी के कारक प्रभावित नहीं होते। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य के बुद्धि के जो हार्वर्ड गार्डनर है उनके हिसाब से या बहुबुद्धि सिद्धांत के हिसाब से अगर मनुष्य की किसी एक बुद्धि के प्रकार में किसी तरीके की गड़बड़ी हो जाए तो क्या बाकी पर प्रभाव पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो बुद्धि के 9 प्रकार कौन से हैं जो वर्तमान में हैं? तो भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, प्रकृतिवादी जो कि 1998 में जुड़ी और 2000 में अस्तित्ववादी। अब हम इनको थोड़ा विस्तृत पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि मतलब जब हमें भाषा का ज्ञान होता है या किसी मनुष्य की भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ है, वो विभिन्न भाषाओं को जान लेता है, समझ लेता है या उनका बहुत ही अच्छे से यूज़ कर लेता है, तो उसमें भाषाई बुद्धि है, इसीलिए वो ये चीज़ें करने में सक्षम है। तो अगर कोई अच्छा लेखक है, अच्छा वक्ता है, अच्छे से जो है कम्युनिकेशन कर सकता है, अच्छे से बातचीत कर सकता है, तो ऐसा मान लिया जाना चाहिए कि उसके अंदर भाषाई बुद्धि है, इसीलिए उसकी भाषा पे पकड़ है। फिर आती है तार्किक बुद्धि। कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो हर बात में लॉजिक लगाते हैं, हर बात के पीछे का कारण जानना चाहते हैं, हर बात को प्रूव करने के लिए उसका लॉजिक उसके जो है सामने वाले के समक्ष रख देते हैं। तो इसका मतलब होता है उस इंसान के अंदर तार्किक बुद्धि है। जैसे कोई जो वैज्ञानिक होते हैं, जो भाषा ये जो गणितज्ञ होते हैं, तो इनमें कौन से होते हैं? इनमें तार्किक बुद्धि होती है। या जो रीजनिंग के बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं, तो ये अपनी बात को प्रूव करने के लिए अपने हर बात का ये रीज़न देते हैं, तर्क देते हैं और तर्क के हिसाब से बात करते हैं, ये बिना तर्क बात नहीं करते, तो उनके अंदर तार्किक बुद्धि होती है। फिर आती है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक का मतलब होता है एक तरह की कल्पना करना और अपनी कल्पना को मूर्त रूप देना, अपनी कल्पना को दूसरों के सामने प्रकट कर देना। जैसे मूर्तिकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग्स बनाने वाले होते हैं, जो इस तरीके के काम करते हैं ना, तो ये होते हैं स्थानिक बुद्धि वाले व्यक्ति। ये अपनी कल्पना को रियल जो मूर्त रूप दे देते हैं। जैसे चित्रकार है, अपने दिमाग में एक कल्पना करता है किसी चित्र के अबाउट और उसको फिर कैनवस पे बना के भी दिखा देता है। मूर्तिकार होता है, उसके दिमाग में बहुत सारी जो अच्छी अच्छी मूर्तियाँ जैसे भी वो अपने दिमाग में सोचता है उस तरीके की वो सच में बना देता है। तो उनमें कौन सी होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। फिर आती है शारीरिक गतिज बुद्धि। जैसे खिलाड़ी होते हैं, एथलीट होते हैं, धावक होते हैं, इनमें शारीरिक गति होती है। जैसे डांसर होते हैं, तो इनमें शारीरिक गतिज बुद्धि होती है। ये अपने शरीर को जैसे चाहे मोड़ सकते हैं, फ्लेक्सिबल बना सकते, जितना चाहे दौड़ सकते हैं, तो इनके अंदर होती है शारीरिक गतिज बुद्धि। संगीतज्ञ बुद्धि, जो संगीत का ज्ञाता होता है, सुरों की समझ रखता है, ठीक है, धुन बना सकता है, तो वो होता है संगीतज्ञ बुद्धि वाला व्यक्ति। फिर आती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ये होती है जब अंतर करना, मतलब किसी दूसरों में अगर हम अन्य व्यक्तियों के संवेग समझ पा रहे हैं, उनकी बातें, उनका सुख दुख, उनके मन की बातें, उनके कहने का जो तरीका है, उसके पीछे का कारण अगर हम जल्दी से समझ पाते हैं, तो हमारे अंदर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। ध्यान से सुनना, मैंने अंतर्वैयक्तिक बोला है, अंतरा नहीं बोला। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है दूसरों के अंदर हम उनकी संवेगों को, उनकी भावनाओं को जब समझ जाते हैं, तो ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। फिर एक बुद्धि होती है अंतरावैयक्तिक बुद्धि। ये होता है जब हम भावनाएं, संवेग जो जैसे दूसरों के समझते हैं, वैसे ही अगर हम खुद के समझ पाएँ, हमारी खुद की भावना, हमारे खुद के संवेग अगर हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं, उनके पीछे का कारण समझ लेते हैं, तो हमारे अंदर अंतरावैयक्तिक बुद्धि है। अंतर और अंतरा में डिफरेंस समझना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनता है इस सिद्धांत की बुद्धियों से, तो अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक से जरूर बनता है कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कौन सी होती है, अंतरावैयक्तिक बुद्धि कौन सी होती है। तो अंतर्वैयक्तिक होती है दूसरों के भावनाओं को, संवेगों को समझना, और अंतरावैयक्तिक होती है खुद के भावनाओं को, संवेगों को समझ लेना। फिर आती है प्रकृतिवादी बुद्धि। जब हम प्रकृति की चीज़ों को समझ लेते हैं, जैसे किसान होते हैं,
मतलब मौसम को समझ लेना, पेड़ों के बारे में जानना, फसलों के बारे में जानना, वो होती है प्रकृतिवादी बुद्धि। फिर आती है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि होती है जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्यों हैं, हम कहाँ से आए, हमारा अस्तित्व क्या है, हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, हमें क्या करना है। जैसे दार्शनिक होते हैं ना, सोचते रहते हैं कि अगर हम हैं तो क्यों हैं और हमें करना क्या है, हम किस लिए आए हैं इस दुनिया में, हमारा अस्तित्व, हमारा जो हमारा वजूद है, जब हम उसको समझने में लग जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे अंदर अस्तित्ववादी बुद्धि है। और जो प्रत्येक प्रकार के ये बुद्धियाँ, ये एक दूसरे से स्वतंत्र है। अगर किसी एक बुद्धि में नुक्स हो जाता है तो दूसरी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये थी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि हमने कवर कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी सिद्धांत के साथ। और बुद्धि वाला टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छे से कवर हो रहा है, तो आप फॉलो करें, अपना रिव्यू ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।